हेलो एवरीवन। सो हम आज केमिकल काइनेटिक्स के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो कि मोस्ट रिक्वेस्टेड था। नाउ ये क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी का भी है, इम्पॉर्टेंट है अबाउट द काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक चैप्टर। ये क्वेश्चन है द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके ऑफ 14C इज 5730 ईयर एंड आर्कियोलॉजिकल artifact contained wood that had only 80% of the 14C found in living tree. Estimate the age of the sample. सबसे पहली बात जो ये estimate the age बोला गया है, that means आपको T निकालना है, यानी कि उसका लाइफ टाइम यानी कि T निकालना है ना। एक और बात, आपको इसमें कोई ऑर्डर नहीं दिया। कभी भी आप रेडियो एक्टिव डिके हो, अगर कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में रेडियो एक्टिव डिके अगर हो तो वो किसको बताता है कि रिएक्शन कौन सी है, वो ऑलवेज कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। ओके, काइनेटिक्स यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। जो भी जिसमें रेडियो एक्टिव डिके लिखा होता है उसमें हमने ये अंडरस्टूड करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। तो यहाँ से रेडियो एक्टिव डिके से हमें पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन है। नाउ एज मीन्स हमें फाइंड आउट क्या करना है, एज फाइंड आउट करनी है उसकी, यानी कि हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है उसका। सो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन हमारे पास चीज़ें क्या है हम देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि हाफ लाइफ यानी कि जो टी हाफ है वो गिवन है 14C का 5730 ईयर्स। तो हम क्या लिखेंगे, गिवन इज द टी हाफ सैंपल का हमारे पास गिवन है 5730 ईयर्स। तो बोला क्या गया है कि एक आर्टिफैक्ट है जिसमें जो वुड है, उस आर्टिफैक्ट में जो वुड लगी है उसमें देखा गया है कि उस वुड में पाया गया कि 80% ऑफ द 14C फाउंड हुआ, यानी कि कार्बन 14 उसमें 80% पाया गया। तो निकालो उसकी एज यानी कि टी आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ से 80% से हमने ये आइडिया लेना है। जब भी परसेंट में कोई चीज़ गिवन होती है तो हम क्या करते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल जो भी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन उसको हम एक्चुअल में 100 मानेंगे। ठीक है, हम ये मेथड होता है, ये आपको करना होता है। नाउ ए जो होता है सिंपल ए, या फिर समटाइम्स ये AT भी लिखा जाता है। यहाँ पे ए क्या होता है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच गई। तो बोला जा रहा है कि जो उस वुड में देखा जा रहा है 14C में कितनी रिमेनिंग है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि अमाउंट कितना है 14C का, वो है 80%। तो यानी कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 80%, यानी कि आप इसमें लिखोगे 80, क्योंकि खुद ही बोला गया है कि इसमें 80% 14C फाउंड करा गया है, यानी कि 80% आपका क्या प्रेजेंट है उसमें, 14C प्रेजेंट है। दैट मीन्स आपकी ए जो है, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये ए होती है, तो दैट मीन्स वो आपकी 80 हो गई। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल चुकी है। अब टी हाफ का हमें फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता होना चाहिए 0.693 अपॉन के होता है। ये फॉर्मूला रहता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टी हाफ। और के क्या है, के इसमें रेट कांस्टेंट है। नाउ आप रेट कांस्टेंट तो यहाँ पर आपके पास गिवन नहीं है, बट टी हाफ आपके पास ज़रूर गिवन है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, के को एक तरफ ले जाओगे, इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। टी हाफ यहाँ पर इतना है 5730 ईयर्स, तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये हम अब सॉल्व नहीं करेंगे, अभी बेटर है कि आप बाद में ही सॉल्व कर दो। सिर्फ के की यहाँ से इस तरह से वैल्यू सिर्फ निकाल के लिख दो, क्योंकि बाद में क्या होता है कैलकुलेशन में सारी चीज़ें कट जाती हैं। तो हम यहाँ पे ईयर ऊपर गया तो यहाँ पे ईयर इन्वर्स हो गया, यानी कि ये ईयर इन्वर्स करके हमारे पास के की वैल्यू यहाँ से निकल चुकी है। क्योंकि हमें निकालना क्या है, अल्टीमेटली हमें तो टाइम पीरियड निकालना है उसका। तो टी अगर हमें निकालना है, अब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स गिवन है, तो हम क्या लगाएंगे, वी नो दैट, हम लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड rate equation for first order की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। वो होती है आपके पास T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log ऑफ
ए नॉट हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल या ऑफ द रिएक्टेंट आप लिख सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर क्या है, ये है। यहाँ से आप देखो टी भी निकाल सकते हो, सिर्फ आपको क्या चाहिए, ए नॉट ए चाहिए और के की वैल्यू चाहिए। ए नॉट और ए की वैल्यू तो आपके पास गिवन है और साथ ही आपके पास के की वैल्यू भी यहाँ से गिवन है, तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। सो हमारा टी इज़ इक्वल टू 2.303। अब देखो यहाँ पर के की वैल्यू क्या थी जो हमने अभी सॉल्व नहीं करी थी, इसी तरह से छोड़ी है, 0.693 डिवाइडेड बाय 5730, ये हमने के की वैल्यू पुट कर दी। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय ए कितना था, ए था आपका 80, क्योंकि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन थी जो वोट में देखा गया था सैंपल में, तो रिमेनिंग कितना रहा था, 80 रहा था, 80%, तो हमने 80 रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर लिख ली। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे एंड नाउ ये वाला जो डिनोमिनेटर में है ये आपका ऊपर चला जाएगा। नाउ टी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303 इंटू यहाँ पर 5730 आ गया और यहाँ पर डिवाइड में 0.693 एज सच बच गया। ना यहाँ कितना हो गया, log 10/8, तो आपको पता है, आप सभी को पता होना चाहिए log m/n को कैसे लिखा जाता है, log m लिखा जाता है माइनस ऑफ log n लिखा जाता है। ओके, तो इसी तरह से इसमें log m/n वाला ये फॉर्मूला लगाएगी तो आपका कितना हो जाएगा, log 10 माइनस ऑफ log 8। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया तो log 10 आपको पता है, वैसे भी log 1 से लेके log 10 तक की वैल्यूज़ आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर 1904.2.1 करके कैलकुलेट करके आएगा। अब log 10 कितना होता है, log 10 होता है 1 माइनस log 8 होता है 0.903। आपको 1 से लेके 10 तक आपको वैल्यूज log की पता होनी चाहिए। नाउ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 1904.2.1 और यहाँ पे माइनस करोगे तो आपके पास 0.097 आएगा। अल्टीमेटली जो टी की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1847 ईयर्स आपके पास आएगी। तो ये आपका लाइफ टाइम है, मतलब एज है जो आपको निकालनी थी, एज ऑफ द सैंपल। तो यानी कि एज ऑफ द सैंपल आप लिख सकते हो, एज ऑफ द सैंपल, एज ऑफ द सैंपल कितना हो गया, ऑफ द सैंपल है आपका 1847। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Now the next question is the rate of most of the reaction doubles when their temperature is raised from this to this। यानी कि क्या बोला गया कि रेट जो था ऑलमोस्ट कितना हो गया, डबल हो गया जब हमने टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ इंक्रीज करवाया। तो बताइए कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो देखो इन क्वेश्चंस का कैसे पता चलता है, ये क्वेश्चन है अबाउट द अरेनियस इक्वेशन एंड अरेनियस इक्वेशन के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो किसके बीच में रिलेशन बताती है, जो कि आपको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताती है। तो जब भी आपको कैसे पता चलेगा कि अरेनियस इक्वेशन का आपका क्वेश्चन है, तो जब भी रेट या फिर रेट कांस्टेंट का रिलेशन कभी भी टेम्परेचर के साथ देखा जा रहा है तो दैट मीन्स आप अरेनियस इक्वेशन लगाओगे। तो आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन, अरेनियस इक्वेशन क्या बताती है कि log K2/K1, सपोज ये रेट कॉन्स्टेंट्स है K2 एंड K1, ठीक है, इज इक्वल टू EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 R क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया आपके पास। ओके, रेट कांस्टेंट नहीं, गैस कांस्टेंट सॉरी हो गया, जिसकी वैल्यू इतनी गिवन है, वैसे भी आपको नहीं भी गिवन है फिर भी आपको याद करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर आते हैं टेम्परेचर 1/T1 माइनस ऑफ 1/T2। तो ये क्या हो गया आपके T1 टेम्परेचर पे आपका रेट कांस्टेंट कितना है, वो K1 है, T2 पे आपका रेट कांस्टेंट आपका K2 है। तो ये अरेनियस इक्वेशन होती है जब भी आपके पास दो टेम्परेचर एंड दो रेट कांस्टेंट के बारे में बात हो रही है, तो ये वाली आप अरेनियस इक्वेशन लगाते हो। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो रेट कांस्टेंट नहीं, रेट की बात हो रही है, तो रेट की बात हो चाहे रेट कांस्टेंट की बात हो वो एक ही बात होती है। जैसे कि द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डबल्स, यानी कि रेट को बताया गया है कि वो डबल हो जाएगा जब आप टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ पर चेंज करोगे। तो उसी अकॉर्डिंग हम चीज़ों को लिख लेते हैं। क्या बोला गया है, लेट हम कर लेते हैं T1, यानी कि एक टेम्परेचर ले लेते हैं हम 298 केल्विन।
ओके और दूसरा टेम्परेचर जो है वो हमने ले लिया 308 केल्विन जो गिवन है, ठीक है। टेम्परेचर को बोला गया T1 से T2 यानी कि यहाँ से यहाँ जब इंक्रीज़ हुआ तो आपको बोला गया कि जो रेट है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो और ऑब्वियस सी बात है कि रेट अगर डबल होगा तो यानी कि रेट कांस्टेंट है वो भी आपका डबल हो जाएगा। तो यानी कि जब आप टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 में गए तो जो आपका फाइनल जो रेट होगा यानी कि फाइनल जो रेट कांस्टेंट होगा यानी कि फाइनली रेट कांस्टेंट इज K2, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल ऑफ द इनिशियल यानी कि डबल ऑफ द K1 हो जाएगा। तो यानी कि ये डबल का जो फंडा है उससे आपको ये रिलेशन यहाँ से पता चल गया। देखो अगेन मैं रिपीट करती हूँ, द रेट ऑफ मोस्ट ऑफ द रिएक्शन डबल व्हेन देयर टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। जब टेम्परेचर रेज होगा यहाँ से यहाँ तो जो रेट है यानी कि जो रेट कांस्टेंट है वो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो हमने K2 को किया क्योंकि फाइनल जब आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है टेम्परेचर तो आपका रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इनिशियल से। तो ये वाली चीज़ आ गई। तो दैट मीन्स इसको रीअरेंज करके हम K2 अपॉन K1 भी कर सकते हैं। तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास दैट मीन्स 2 पता है। दैट मीन्स K2 अपॉन K1 की वैल्यू आपको 2 पता है। EA आपको निकालना है, R की वैल्यू भी आपको ये पता है, वैसे भी लर्न कर लो इतनी होती है गैस कांस्टेंट की। और उसके बाद T1 की वैल्यू पता है, T2 की वैल्यू पता है। जस्ट आप अब इसमें पुट करोगे। इसीलिए अरेनियस इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन कब लगेगी। तो चलिए सारी जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। लॉग K2 अपॉन K1 आपका 2 आ गया तो यहाँ पर मैंने 2 लिख लिया इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू जो गैस कांस्टेंट है वो है 8.314 और यही वाला यहाँ पर रेट कांस्टेंट लगता है, सॉरी आपका गैस कांस्टेंट लगता है बिकॉज आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो जॉल्स में होती है। तो आपका R की वैल्यू भी जॉल्स वाली ही लगेगी। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/T1 इज योर 298 केल्विन माइनस 1/T2 कितना हो जाएगा, 308 केल्विन। ओके 308 केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको पुट करेंगे। log 2 कितना होता है, 1 से लेकर 10 तक आपको पता होनी चाहिए। तो log 2 होता है 0.3010 और इस इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालनी है। और बेटर है इन दोनों की वैल्यू भी आप याद ही कर लो क्योंकि बार बार ये आती है, इनका मल्टीप्लिकेशन आप याद ही कर लो 19.15 होता है। नाउ अब उसके बाद आती है बारी, यहाँ से एलसीएम ले लो। यहाँ पर 308 माइनस 298 हो जाएगा और यहाँ पे आप 298 इंटू 308 मल्टीप्लिकेशन करोगे। चलिए तो यहाँ पर कितना हुआ, 0.3010 इज इक्वल टू EA अपॉन 19.15। अब इसको माइनस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 आ गया। अब इनको जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे 91784 आ गया। ठीक है, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड में करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड में करोगे, बाकियों को जब कैलकुलेट करोगे तो सिंपली आपके पास 52905 जॉल पर मोल में आपकी एनर्जी आ जाएगी। क्योंकि जॉल्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने R जो है वो जॉल्स में लिया है। और अगेन अगर इसको और चेंज करना चाहते हो, आप किलो जॉल्स में करना चाहते हो तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करोगे आप 1000 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 52.905 किलो जॉल पर मोल, किलो जॉल पर मोल। इस तरह से भी आपके पास आंसर आ सकते हैं। इसीलिए अरेनियस के बहुत ईजी होते हैं, बस आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी आप लॉग की वैल्यू 1 to 10 लर्न कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% of a first order reaction is completed in 5 minutes। 20% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको ये पता है। और यहाँ पे 20% क्या हो रही है, 20% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन कितने टाइम पीरियड में, 5 मिनट्स में। हाउ मच टाइम विल द 60% रिएक्शन टेक टू कंप्लीट, यानी कि 60% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि आपको टी निकालना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ, टी हाफ पी आपको साथ के साथ कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमें गिवन है 20% वाली चीज़ वो लिखते हैं कि आपके पास जब 20% है, 20% रिएक्शन completed in 5 minutes। ओके, आपके पास ये है कि 20% जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रही है 5 मिनट्स। दैट मीन क्या है, अगर परसेंट वाली चीज़ें होती है तो मैं पहले से आपको बोलती हूँ कि इनिशियल जो आपकी रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा 100 मानो। ओके, और उसके बाद जो ए आता है वो क्या होती है, वो होती है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि ए आपके पास कोई रिएक्टेंट है, उसमें इनिशियल सपोज उसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 है, तो उसकी आपकी लेफ्ट कितनी कॉन्सेंट्रेशन रही, ये होती है बेसिकली, ये होती है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। रिमेनिंग
कॉन्सेंट्रेशन यानी कि बची हुई कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितनी हो जाएगी, आपके पास बोला जा रहा है कि जो 20% है रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि 100 में से 20% जो है वो यूज़ में आ चुका है। तो बचा कितना होगा आपके पास, खुद सोचो। 100 में से अगर 20% आपका यूज़ हो चुका है, चला गया है, तो आपके पास कितना बचा है। तो वो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ लिखोगे, वो कितनी हो जाएगी, जितना इनिशियल था माइनस उससे क्या करोगे, जितना कंप्लीट हो गया। रिएक्शन कंप्लीट होगी यानी कि 20% उसका रिएक्शन में यूज़ हो गया, तो यानी कि यूज़ हो गया तो 20 आप उससे माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली जितनी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन बच गई है रिएक्टेंट की वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी 80 आ जाएगी। और वैसे भी आपको रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है, तो हमने यहाँ 20 नहीं लिखा क्योंकि 20 कंप्लीट हो चुका है। रिएक्शन में जो ए कॉन्सेंट्रेशन था उसका 20% जो पोर्शन है वो रिएक्शन में ख़त्म हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग आपका 80 बचा है। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो कितनी होगी। अब अगेन हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्यों लगाई है, क्योंकि उसी में हमारे पास टी और के दोनों ही साथ के साथ है, ठीक है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या गिवन है, 5 मिनट्स आपको यहाँ पे टी भी गिवन है, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है इस वाले जो सिनेरियो का वो कितना है, 5 मिनट्स। इसीलिए हमने यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लगाई है जो क्या होती है, k इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, अपॉन यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर कितना है लॉग ए नॉट अपॉन ए रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, तभी हमने रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकाली। नाउ यहाँ पर के हमारे पास नहीं पता, इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टाइम आपके पास 5 मिनट्स है, तो हम यहाँ पे 5 मिनट्स में ही रहने देंगे। आप चाहो तो सेकंड में भी कर सकते हो, बट हमने आपका यहाँ पे मिनट में ही रहने दिया, क्योंकि आंसर भी कोई बात नहीं हमारे पास मिनट में ही आ जाएगा। और उसके बाद ए नॉट आपके पास है 100, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन इज योर 80, तो आपने ये वाली चीज़ें कैंसिल कर दी। तो यहाँ पर जब log 10 और log आपका 8 की वैल्यू डालोगे और यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 0.0446। एंड अगेन यहाँ पे टाइम मिनट में था, इसीलिए इसके यूनिट भी आपके पास मिनट इनवर्स में आएंगे। दैट मीन्स आपके पास रेट कांस्टेंट फर्स्ट वाले सिनेरियो से आ गया। तो यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन जो गिवन थी, 20% वाली कंडीशन, उससे यानी कि वो किस लिए गिवन थी, सो दैट उसको लगा के आप के की वैल्यू निकाल पाओ। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके पास है तो के आपका यूज़ हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो सेम रह रहा है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट जब आप लगाओगे कंडीशन 60% के लिए आपको टाइम निकालना है, तो आप यहाँ से निकाला हुआ जो के है वो सेकंड कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सेम इसी तरह से 60% रिएक्शन जब कंप्लीट होगी उसके लिए हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन सेम वे में लगाएंगे और के की वैल्यू आगे यूज़ करेंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन जो आपके पास थी वो थी रिएक्शन इज 60% completed। ओके 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए हमारे पास टाइम कितना लगेगा, मतलब हमारे पास टाइम कितना लगेगा इस चीज़ के लिए वो हमें कैलकुलेट करना है। सो हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम उसमें भी लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमें जो आपके पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी वो कितनी है, वो आपके पास 100 है। और यहाँ पे आपका आफ्टर सम टाइम रिमेनिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगेन रिमेनिंग कितनी हो गई, इनिशियल आपकी 100 कॉन्सेंट्रेशन थी सपोज ए रिएक्टेंट की, उसमें से 60% रिएक्शन, मतलब 60% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि 60% आपका जो रिएक्टेंट है वो यूज़ हो चुका है, वो रिएक्शन में जा चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो यानी कि इनिशियल जितना टोटल आपके पास था, टोटल में से आप 60 माइनस करोगे तभी आपके पास कितना 40 रिमेनिंग बचेगा, क्योंकि ए इज़ योर रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमेशा क्लियर होना चाहिए, ये आपकी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन होती है जो कि आपके पास यहाँ पर 40 आ गई। तो अगेन टी आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ से पीछे से आपके पास के की वैल्यू भी आपके पास पता चल चुकी है। के कितना था पीछे, 0.0446 मिनट इनवर्स था। ये आपको फ़ायदा हुआ है फर्स्ट वाली कंडीशन से, आपको के आ चुका है। नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब आप लगाओगे तो वो क्या बताता है, टी इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन 80।
ओके AT या फिर A भी लिखते हैं समटाइम्स। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, T आपको निकालना है 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू आपकी इतनी है 0.0446 मिनट इनवर्स, एंड यहाँ पर लॉग कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय आपका 40 हो जाएगा, और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगेन इधर इसमें भी क्या करोगे, log 10 माइनस log 4 करोगे, और 1 से 10 तक log की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर जब सॉल्व करके आएगा तो T की वैल्यू आपकी 20.54 मिनट में आएगी, बिकॉज यहाँ पर जो K की वैल्यू आपने ली है वो मिनट में ली है। सो आपके पास आंसर भी मिनट में आएगा। सिंस आपको पूछा नहीं गया है, यूनिट स्पेसिफाई नहीं करे गए हैं, तो आप किसी भी यूनिट्स में इसको निकाल सकते हो, तो हमने इसीलिए मिनट्स में इससे निकाला। तो नाउ जो आपके पास नेक्स्ट वाली चीज़ थी, आपको T½ भी निकालने को कहा था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T½ कितना होता है 0.693 डिवाइडेड बाय K। ओके, नाउ K हम निकाल चुके हैं जो कि इतना है। तो यहाँ पर T½ में सिर्फ हमें K की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, तो K हमने क्या करा, यहाँ पर पुट कर दिया 0.0446 इज इक्वल टू, और T½ यहाँ से कैलकुलेट करके आपके पास कितना आ जाएगा 15.53 आ जाएगा। और ये भी इसके यूनिट भी किस में हो गए, मिनट्स में हो गए, क्योंकि ये आपने मिनट इन्वर्स में ले रखा है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन हो गए। तो नाउ नेक्स्ट इज योर दिस क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ A इनटू प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू ऑफ K एज दिस, यानी कि K की वैल्यू आपकी इतनी गिवन है एट 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट आपके पास इतना गिवन है, एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी 60 किलो जूल पर मोल है। एट व्हाट टेम्परेचर वुड K बी दिस, यानी कि ऐसा टेम्परेचर निकालो जिसपे कि K की वैल्यू इतनी आएगी। तो ध्यान से आप ये देखो कि इसके अकॉर्डिंग आप कौन सा इक्वेशन यहाँ पे लगाना चाहोगे। ये क्वेश्चन है अरेनियस इक्वेशन का। आप कैसे पता चला, बिकॉज इसमें आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन क्या है आपके पास, K यानी कि रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है, और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी भी है। तो कभी भी अगर रेट कांस्टेंट, रेट या फिर टेम्परेचर के साथ रिलेशन कहीं पर भी बात हो रही होती है, तो आप अरेनियस इक्वेशन लगाते हो। तो अरेनियस इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन है। ओके, अरेनियस इक्वेशन हम बाद में लिखेंगे, पहले हम जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास गिवन है कि आपके पास रेट कांस्टेंट ये है, एट टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस, तो हमें लेट दिस बी द K1। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1 हो गया, जिसकी वैल्यू है 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, एंड यहाँ पे जो टेम्परेचर है T1 उसकी वैल्यू कितनी है 10 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपको सेल्सियस में नहीं रखना है, सारे टेम्परेचर आपको केल्विन में होने चाहिए। तो डिग्री को मैंने चेंज कर दिया 273 केल्विन, जो कि आपके पास आया 283 केल्विन। ओके, फर्स्ट चीज़ ये होगी। और एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे आपका जो K है वो इतना हो जाएगा। तो लेट इट बी, दूसरा जो K है आपका वो आपने सपोज कर दिया 1.5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। आप 1 और 2 को किसी को भी लेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नाउ इस जो K है, K की वैल्यू इतनी जो है, उस पर टेम्परेचर कितना होगा आपको निकालना है। तो जो टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पर T2 लिख लेती हूँ K2 के साथ, तो ये आपको फाइंड आउट करना है, बेसिकली ये बोला गया है। और जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, EA एक्टिवेशन एनर्जी को बताया जाता है, वो है आपकी 60 किलो जूल पर मोल। और आपको यहाँ पर ये किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब आपका जूल पर मोल में इसकी कन्वर्जन हो गई। नाउ इसके बाद हम क्या करते हैं, अरेनियस इक्वेशन लगाते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या बताती है कि आपका log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 इंटू R, ठीक है, R। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 कर सकते हो, बट डायरेक्ट बेटर होता है, डायरेक्ट आप ये कर लो। ये डायरेक्टली क्या है, मल्टीप्लाइड वाली फॉर्म है, T1 इंटू T2, ठीक है। उससे भी करके वही आएगा, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 करके यही आएगा फाइनली आपके पास। एक स्टेप इससे बच जाता है, इसलिए डायरेक्ट अरेनियस को इसी तरह बेटर होता है, लर्न कर लो। जैसे मन करे वैसे कर सकते हो आप। नाउ पुटिंग द वैल्यू log K2 अपॉन K1, K2 की वैल्यू इतनी है, K1 की वैल्यू इतनी है, तो आप पुट करोगे 1.5 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी 60 कितनी हो जाएगी 123
4 ज़ीरोज़ आएंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये जॉल पर मोल में प्रेजेंट है। नाउ अगेन डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2.303 इंटू आर। आर की जो गैस कांस्टेंट है जॉल में कौन सा होता है 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल, जॉल पर केल्विन पर मोल, इस तरह से आपके पास आ जाता है। नाउ जो ये टेम्परेचर्स है T2 आपके पास आपको फाइंड आउट करना है, तो T2 माइनस और T1 आपके पास कितना है 283 डिवाइडेड बाय T2 इंटू 283। तो बस अब कैलकुलेशंस है, बाकी आपका ये आपने सॉर्ट आउट कर दिया। दो के की वैल्यूज़ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास दो टेम्परेचर्स की वैल्यू है। तो जब इसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पर आपके पास आएगा log 3.33। सिंपली आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा और यहाँ पर 15 3s आपके पास हो जाएगा एंड यहाँ पे जो 10⁻⁴ एंड 10⁻³ है वो भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ की कैलकुलेशन तो इजी है, यहाँ थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के बाद आपने यहाँ पर 3133.63 आपके पास ये यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा। नाउ अगेन T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाय T2 इंटू 283 आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा log 3 की वैल्यू जो है अराउंड log 3 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी कितनी 0.522, ठीक है 0.522। और यहाँ पे 31 जो ये 3133 वाला पोर्शन है वो हमें इधर को ले आया है, ठीक है सॉल्व करने के लिए। जस्ट अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन से डायरेक्ट। अब T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाय T2 इंटू 203, ठीक है सॉरी 283 है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर T2 माइनस दिस है, अब ये कर सकते हो आप कि 283 को भी उस तरफ को ले जाओ, तो ये भी काम कर लो। बेटर है कि यहाँ पर ये वाली चीज़ तो पहले से थी, अब साथ ही क्या करो 283 जो है 283 उसको उधर को ले जाओ। तो यहाँ पर कितना रहा T2 माइनस 283 डिवाइडेड बाय T2 ये रह गया। ओके, अब ये जो कैलकुलेट करके आएगा, ये कैलकुलेट करके आपका 0.0472 आएगा। ओके 0.0472 और यहाँ से T2 आप हो सकता है इधर को ले जाओ, ठीक है। T2 इज इक्वल टू T2 माइनस 283। अब T2 को और उधर को ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा 0.0472। अब बेसिक कैलकुलेशंस ही बच गई है, माइनस T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 283। तो जब आप ये 283, तो जब ये आप माइनस करोगे तो देखो ये छोटी टर्म है ये बड़ी है, तो ये माइनस में आएगी कितना 0.9528, ठीक है ये T2 में ही आएगी, इज इक्वल टू माइनस 283। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली जो T2 की वैल्यू है वो आपकी 297 केल्विन आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से आपका ये जो टेम्परेचर आपसे पूछा गया था ये आपने निकाल दिया, किस पर, जब आपकी K की वैल्यू इतनी है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए अरेनियस इक्वेशन कब लगनी है, जब आपका रेट कांस्टेंट या फिर रेट का जो रिलेशन है वो विद द टाइम गिवन है और सम एक्टिवेशन एनर्जी की भी बात हो रही है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ ऑफ द रिएक्शन। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये अभी पहले हम लिख लेते हैं। प्रूफ हमें करना है कि जो टी है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द 99.9% रिएक्शन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम है, जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कितना है, अल्टीमेटली वो 10 टाइम्स इट्स हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ के इक्वल है। तो यानी कि ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम टी जो 99.9% के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए, जो बोला गया है कि टाइम फॉर द 99.9% रिएक्शन के लिए टाइम अगर ये निकालना है तो सबसे पहले हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसकी लेट कर देते हैं, क्योंकि परसेंटेज में है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेट इट बी 100। तो यहाँ पर और रिक्वायर्ड हमें होती है ए, यानी कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितना बचा, कितना रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बची। तो देखो 99.9% रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो यानी कि 99.9% जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो गया। तो यानी कि रिमेनिंग आपके पास कितना बचा, जो 100 था इनिशियल जो टोटल था 100, उसमें से आप माइनस करोगे कितना 99.9, ठीक है, क्योंकि 99.9 जो आपका ए है वो कितना, वो क्या है, वो यूज़ हो चुका है। अब जब 100 में से इतना जो यूज़ कंज्यूम हो चुका है उसको माइनस करोगे
करोगे तभी तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन आपके पास बचेगी। तो यानी कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, इससे करके 0.1 आ गई। ओके, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो नाउ चलिए, आपको पता होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये भी गिवन है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर होती है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाएगी अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। k इज इक्वल टू 2.303 और आपके पास यहाँ पर चाहो तो t को उधर ले जाओ क्योंकि t आपको निकालना होता है। t इधर हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपका k इधर को हो गया, लॉग यहाँ पर कितना हुआ, इनिशियल जो आपके पास थी वो 100 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपकी 0.1 है। तो यहाँ से आप अगर इस पॉइंट को अगर हटा दो तो वो जो आपका ज़ीरो है वो ऊपर को चला जाएगा, मतलब अगर पॉइंट को हटा दोगे तो ज़ीरो ऊपर को चला जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2.303 अपॉन k और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, लॉग 10⁻³ बन गया। अब आपको पता है अगर आपका इस तरह से हो log m⁻n तो वो कितना हो जाता है, वो जो n है वो आगे को आ जाता है, यानी कि आपका n log m बन जाता है। तो यही वाली प्रॉपर्टी को देखते हुए तो आपने क्या किया, जो t की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, 2.303 अपॉन k। अब ये जो 3 है वो आगे को आ जाएगा, ये 3 जो है वो आगे को आ जाएगा और आपका log 10 हो जाएगा। और log 10 सभी को पता है कितना होता है, log 10 1 हो जाता है। तो दैट मीन्स आपके पास t की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये तो log 10 तो 1 हो गया, 3 इंटू दिस करेंगे तो आपके पास आ गया ये 6.909 अपॉन k, यानी कि एक इक्वेशन आपके पास यहाँ से कहीं ना कहीं पता चल गई आपको। ओके, और ये t क्या है, t अल्टीमेटली क्या है, 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है, तो वो है। तो यहाँ पर इतना आ गया फॉर। अब हम करते हैं नाउ, ये वाली चीज़ तो आपने देख ली। नाउ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, t½ की भी बात हो रही है। तो नाउ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपका t½ होता है वो कितना होता है, हाफ लाइफ जो है वो कितनी होती है, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। ओके, तो यानी कि आप देख सकते हो एक इक्वेशन से आपके पास ये चीज़ आ रही है एंड सेकंड इक्वेशन अगर आपके पास ये है तो आप क्या करोगे, अगर ये और ये इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास दिस अपॉन दिस करोगे तो लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट, राइट को डिवाइड करना है विद द राइट। तो यानी कि t जो 99.9% है, ठीक है, ये वाला वो डिवाइडेड में किसको डिवाइड करेगा, यहाँ पर t½ डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 6.909 डिवाइडेड बाय k एंड यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय k। तो k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे t 99.9% एंड यहाँ पर t½ को उधर ले जाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो 0 है ये ऊपर को चला जाएगा और वैल्यूज़ कट जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और ये जो t½ है वो उधर को चला गया। तो हैंस प्रूव्ड आपके पास जो पूछा गया था वो आपके पास निकल चुका, यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो चाहे अब आपसे कैसे भी पूछा जाए कितने % रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, वो हो रहा है, सारा का सारा आप यही करते हो, A0 निकालते हो, A निकालते हो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ रिएक्शन A + B to P, ये गिवन है, द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस। आपके पास रेट लॉ गिवन है और आपको पता है रेट लॉ जो होता है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। अगर आपके पास रेट लॉ गिवन है तो आप ऑर्डर इजीली निकाल सकते हो और वही पूछा गया है कि ऑर्डर निकालना है इस रिएक्शन का एंड राइट द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। एंड ये पूछा गया है जो रेट कांस्टेंट K है उसके यूनिट्स निकालने हैं जब आपका ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट ऑर्डर है, ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं कि अगर आपका रेट लॉ ये है, रेट लॉ बोला गया है, रेट लॉ इज इक्वल टू दिस, आपको ये गिवन है और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ही होता है रेट लॉ, आप खुद नहीं लिख सकते इसे। तो नाउ ये क्या हो जाएगा,
मतलब आप ऑर्डर नहीं लिख सकते, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। रेट लॉ को देख के आप ऑर्डर निकाल सकते हो। ऑर्डर क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स है आपके ए एंड बी, उनके जो आपकी जो पावर्स है उनका सम ही ऑर्डर होता है। तो यानी कि ऑर्डर आप कितना लिखोगे, जो रेट लॉ में आपके पास रिएक्टेंट्स है उनकी जो पावर्स है उनका सम करो, तो आपके पास ऑर्डर इस रिएक्शन का फर्स्ट में 3 आ गया। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर आपके पास 3 आ गया। चलिए जो सेकेंड आपका पार्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसमें कहा गया है कि के यूनिट्स क्या होते हैं। तो यानी कि यूनिट्स ऑफ के, एक बात हमेशा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट्स ऑफ के हमेशा याद रख लो। यूनिट्स ऑफ के क्या होते हैं, इन जनरल बता रही हूँ मैं आपको, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। एन वेयर एन इज़ द ऑर्डर, वेयर एन क्या है, एन आपका ऑर्डर है। अब चाहे किस भी ऑर्डर का आपके पास यूनिट्स पूछे के तो आप निकाल सकते हो। फॉर फर्स्ट ऑर्डर एन इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर का आप कैसे निकालोगे, यूनिट्स कैसे निकलेगे। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, मोल पर लीटर किया आपने, 1 माइनस एन यानी कि 1 माइनस 1 किया सेकेंड इनवर्स, यानी कि आपके पास कितना आ गया यूनिट, आपके पास आ गया यूनिट सेकेंड इनवर्स। तो यानी कि यूनिट सेकेंड इनवर्स होता है फॉर द, अगर आपके पास ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एन की वैल्यू 1 है। तो यानी कि आप कोई भी थर्ड ऑर्डर का पूछे, कुछ भी पूछे, सिर्फ एन की वैल्यू आपको यहाँ पे इस तरह से लिखनी है, तो आपको इजीली आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन रहते हैं। अ रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर, आपके पास रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट अगर एक ही आपका बोला गया है, एक ही की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रिएक्टेंट बोला गया है, एक ही रिएक्टेंट है, तो लेट करेंगे हम उसको ए। हाउ विल इट्स रिएक्शन रेट विल बी अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, यानी कि आपको निकालना है कि जो रेट है वो बढ़ेगा या कम होगा, कितने से बढ़ेगा कितने से कम होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन को हम, रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन को है वो हम एक बार क्या करेंगे, एक बार डबल करेंगे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है उसको हम रिड्यूस करके देखेंगे, हाफ से रिड्यूस करके देखेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट में हम लिखते हैं पहले, चलो पहले आपको पता होना चाहिए, अगर खुद ही बोल रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट लॉ क्या बताता है कि रेट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग, रेट इज इक्वल टू के और ए। सपोज लेट इट बी, जो रिएक्टेंट है आपका वो ए है, तो आपने ए लिख लिया, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो यानी कि इससे ये इन्फॉर्मेशन, सेकेंड ऑर्डर से हमने ये इन्फॉर्मेशन देख के हमने ये वाली रेट इक्वेशन बना दी, ठीक है, रेट लॉ बना दिया ये वाला, ठीक है, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है और बोला जा रहा है कि उसका सेकेंड ऑर्डर है, तो हम ये वाला रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन उससे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपका कितना है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपने ये सब चीज़ें लिख ली। अब लेट करते हैं, लेट द कॉन्सेंट्रेशन, लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि ए जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, लेट आपने कर ली स्मॉल ए, ठीक है, सो दैट इजी हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछे, कॉन्सेंट्रेशन आती है तो आपने लेट कर दी, वो कॉन्सेंट्रेशन ए है, तो ये वाली जो आपकी इक्वेशन थी वो मॉडिफाई थोड़ी हो गई, उसमें क्या करा गया, रेट इज़ इक्वल टू के, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, यानी कि ए जो ये है कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो स्मॉल ए है, तो यानी कि स्मॉल ए का ये स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आई हमारी एक इक्वेशन, और यहाँ रेट को आप और करके क्या लिख सकते हो, रेट को लेट इट बी, जो इनिशियल है आपका यहाँ पे हमने निकाला है अभी, वो कितना है, आर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन आप ये मान सकते हो, ठीक है, ये आपने लेट कर दिया। नाउ चलिए अब हम फर्स्ट करते हैं, जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, यानी कि फर्स्ट में क्या बोला गया है, मैं लिख लेती हूँ, कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट में बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, ठीक है, डबल, यानी कि डबल करा गया है कॉन्सेंट्रेशन को, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उससे डबल करा गया है, यानी कि पहले क्या थी, पहले ए थी, अब डबल कर दो, तो यानी कि अब कितनी हो गई, अब 2a होगी। अब इसी को लेके आप क्या करोगे, रिएक्शन जो आपका रेट है यहाँ पर, जो बेसिक है आपका रेट, उसमें इस वैल्यू को डाल दोगे, तो यानी कि हमारा जो न्यू रेट बन गया, यानी कि R1 जो न्यू रेट बन गया, जब आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डबल हुई, तो वो रेट हम R1 कर दिया हमने न्यू रेट, वो कितना आए, इज इक्वल टू के, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है, अब 2a है, तो आपने 2a डाल दी, और स्क्वायर वैसे ही रहा, तो यानी कि आपके पास कितना आ गया, R1 इज इक्वल टू के, आपके पास 2 2 4 और a स्क्वायर आ गया। अब आप रीअरेंज करोगे तो आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे ये चीज़ आ गई।
नाउ यू नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन कि आर जो है, जो आपका रेट है वो कितना होता है, के ए स्क्वायर होता है, जब ये वाला रेट कब है, जब कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है रिएक्शन से, ना डबल हुआ है ना हाफ हुआ है, बेसिक है जब, ठीक है। तो आपने देखा बाय चांस कि ये के ए स्क्वायर है, ये क्या है, ये बेसिकली आर है। तो यानी कि आपने क्या देखा, आपने यहाँ से देखा R1 इज इक्वल टू 4R, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो आपने ये देखा कि अगर आप रिएक्शन को क्या करते हो, रिएक्टेंट को आप डबल करते हो तो आपका जो रेट है वो कितना हो जाता है, वो 4 टाइम्स हो जाता है। यानी कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका रेट है, रेट विल इंक्रीज टू 4 टाइम्स। यानी कि रेट आपका कैसे हो गया, 4 टाइम्स आपका रेट इंक्रीज हो गया। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, रेट जो न्यू रेट है आपका वो क्या हो रहा है, पुराने रेट से 4 टाइम्स बढ़ रहा है जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी वे में ट्रिपल डबल ट्रिपल पूछ सकते हैं, किसी भी वे में ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड चीज़ क्या है, जब आपका जो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर आपने उसको हाफ कर दिया, तो चलिए रिड्यूस टू हाफ, यानी कि concentration of reactant is reduced to half। चलिए अब हाफ कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। हाफ करने से क्या हो जाएगा आपको पता है, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करोगे तो दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो ए है वो आपने कितनी कर ली, वो आपने A/2 कर ली, यानी कि जो इनिशियल थी, जो पहले ए थी उसकी आपने हाफ कर दी। तो चलिए वही जो बेसिक आपका है रेट लॉ जो आपने डिड्यूस करा है ये वाला, उसमें आप ये पुट कर लो वैल्यू। तो अब कितना आ जाएगा, नया जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा, के। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर, जो वो कॉन्सेंट्रेशन से हमने छेड़छाड़ करी है, हाफ किया है, वही कॉन्सेंट्रेशन आपको यहाँ डालनी पड़ेगी। तो यानी कि ए की वैल्यू वहाँ डालो तो कितनी आ जाएगी, A/2, और यहाँ पे स्क्वायर तो था ही पहले, ओके स्क्वायर तो यहाँ पर था ही, ए की वैल्यू हमने वो वाली डाल दी, A/2 डाल दी। तो यहाँ पर इतना आ गया, तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के। अब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, एंड नीचे का भी स्क्वायरिंग करके 4 आ जाएगा। तो आपके पास कितना है, R1 आ गया। और यहाँ पर अगर हम इस 4 को बाहर निकाल दे तो ये आपके पास के ए स्क्वायर आ गया। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू 1/4 तो था ही, बट आप देख सकते हो जो ये के ए है, के ए स्क्वायर है, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में इनिशियल रेट है, जबकि कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी गई है कॉन्सेंट्रेशन से। तो कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू आपकी R आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आ गई। तो आप देख सकते हो कि जो न्यू रेट है वो क्या हुआ, वो थोड़ा डिक्रीज हो गया बाय द यूनिट 1/4। 1/4 से जो न्यू रेट आपके पास आया वो कम हो गया। यानी कि जब आपने कॉन्सेंट्रेशन को भी कितनी हाफ कर दिया, यानी कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको ऑल्टर करा, कैसे, वो हाफ कर दी। तो आप देख सकते हो जो न्यू रेट आएगा वो भी कितना आ जाएगा, 1/4 से वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, पुराने से 1/4 कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसा करने से क्या हो जाएगा, रेट विल रिड्यूस टू 1/4। 1/4 से रेट आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो होपफुली आपके ये जो केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको हेल्प करे होंगे। थैंक यू सो मच।